हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है चाणक्य क्लासेस में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। और ये बेसिक क्लास होने वाली है और ये दूसरा भाग कवर करेंगे इसमें। इसका पहला भाग हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। और बच्चों, केमिस्ट्री की शुरुआत जो है ना यहीं से होती है। अगर आप क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री में कमज़ोर महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, यानी बिना इसके आप केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते, ठीक है। तो जो भी इनका पहला भाग नहीं देखे हैं उसको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। बच्चों, हमने इस वीडियो को इस तरह से तैयार किया है कि कोई भी छात्र, चाहे वो साइंस में कमज़ोर क्यों ना हो, वो आसानी से समझ सके, ठीक है। सरल भाषा जो है और बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार है। इस वीडियो में आपको देखने के बाद कहेंगे कि अब केमिस्ट्री डरावनी नहीं मज़ेदार है, ठीक है। इस वीडियो में आपको बच्चों मिलेंगे सक्रिय, अक्रिय, नोवेल और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। और वो सभी बातें जो आपको क्लास 10th के हर चैप्टर को समझने में मदद करेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी ज्ञान यात्रा। तो बच्चों ध्यान दें, हम लोग आज करने वाले हैं सबसे पहले सबसे सक्रिय धातु कौन कौन सी है उसके बारे में जानेंगे। हम लोग ये जो है दूसरा भाग कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। उसमें हम आपको बताए थे 16 धातु के नाम लिखे थे, जिसमें बताए थे कि सक्रिय सबसे अधिक कौन है, सबसे कम कौन है, ये सब बात बताए थे कि हाइड्रोजन किसे हटा हाइड्रोजन के नीचे वाले सभी तत्व जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। मैग्नीशियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये सारी बातें हम उसमें बताए थे। तो आज हम लोग जानेंगे सबसे सक्रिय धातु क्या क्या है, कौन कौन है, ये सब की बातें जानेंगे, ठीक है। तो पहला है बच्चों हमारा पोटेशियम, जिसकी संकेत होता है के। दूसरा है बच्चों सोडियम, जिसकी संकेत की बात करें तो Na होता है। तीसरा है बच्चों कैल्शियम और चौथा है बच्चों मैग्नीशियम, जिसकी संकेत की बात करें तो Mg होता है। अब पांचवा है बच्चों एल्यूमिनियम, ठीक है। छठा है बच्चों जिंक, जिसको हम लोग जस्ता भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, जस्ता बोलेंगे, यानी कि Zn। लोहा यानी कि Fe, ठीक है। सीसा Pb, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो है ना हमारे बच्चे सबसे सक्रिय धातु हैं, सबसे सक्रिय धातु हैं, ठीक है। और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इन्हें आप लोग अच्छी तरह से कवर करें और बच्चों इनका नोट्स बनाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। और 9 नंबर में है बच्चों हाइड्रोजन भी है सक्रिय धातु, लेकिन यह धातु नहीं है पर तुलनात्मक मानक के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है हमारा कम सक्रिय धातु कौन कौन सा है वो जानेंगे। कम सक्रिय धातु कौन कौन सी है बच्चे वो जानेंगे। तो पहला बात करेंगे सर जी तांबा का, जिसका संकेत होता है Cu, ठीक है। दूसरी बात करेंगे पारा Hg, ठीक है, जिसको हम लोग मरकरी भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और तीसरी की बात करेंगे बच्चों तो वो है हमारा चांदी, जिसे हम लोग Ag का संकेत देते हैं। और चौथा का बात करें तो सोना Au, प्लेटिनम यानी Pt, ठीक है। और ये सभी जो है बच्चे कम सक्रिय धातु है और ये सभी का सभी जो है पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। चलिए, जिस भी बच्चे को पीडीएफ की ज़रूरत हो, जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, वो मेरे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, मैं गोल गोल राउंड लगा रहा हूँ, इसके चक्कर लगा रहा हूँ। ये वाला जो नंबर है बच्चों, इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी।
और ये वाला जो नंबर है, इस नंबर पर आप सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, क्योंकि कॉल इस पर नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीडीएफ जो है बिल्कुल मुफ्त है बच्चों, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेहिचक फ़ोन उठाएं और कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। बच्चों एक बात और मैं बताऊंगा कि ये जो लेक्चर जो है फर्स्ट और सेकेंड, आज का जो लेक्चर है ये सेकेंड का है। ये जो दोनों लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री आप सच में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को जो है ना पूरा कवर करें और इसका नोट्स बनाएं और समझने का भी प्रयास करें। ठीक है, इसके बिना केमिस्ट्री बिल्कुल अधूरा है, और अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपको केमिस्ट्री जो है पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता है, आपको बहुत दिक्कत होने वाला। चलिए नेक्स्ट है बच्चों निष्क्रिय, अक्रिय और नोवेल गैस। निष्क्रिय, अक्रिय और नोवेल गैस किसे कहते हैं, ये सभी बातें जानेंगे, और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 नंबर के तौर पे आता भी है। ठीक है, चलिए पहला है बच्चों हीलियम। क्या है? हीलियम। ये कौन सी गैस है? निष्क्रिय है, अक्रिय और नोवेल गैस है। ठीक है, दूसरा है बच्चों नियॉन, तीसरा है आर्गन, चौथा है क्रिप्टन, पांचवा है जेनॉन और छठा है रेडॉन। ठीक है, ये सभी का सभी जो है बच्चों निष्क्रिय, अक्रिय और नोवेल गैस है। ठीक है, चलिए एक इम्पोर्टेंट बात है, उन्हें भी याद रखना है। हम लोग केमिस्ट्री में जो है ना बच्चों 1 को जो है मोनो बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मोनो बोलेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग 1 को क्या बोलेंगे बच्चों? मोनो बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं CO। CO तो इसको हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बच्चों C जो है वो हमारा 1 है, O जो है 1 है, इसलिए हमने क्या बोला? कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। NO जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। SO यानी कि सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चों? 1 को हम लोग केमिस्ट्री में मोनो पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मोनो पढ़ेंगे। और दूसरा जो है 2 को जो है हम लोग केमिस्ट्री में डाई पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ेंगे? डाई पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं CO2 CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। C है, O है, और यहाँ पर अगर 2 लग गया तो इसीलिए हम इसको डाई पढ़ेंगे। 2 जो रहे जहाँ रहे उसको हम डाई पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है बच्चों SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 2 लगा है बच्चों इसलिए हम इसको डाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डाई पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके लिए हम जो है ना फ्रेश वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों ट्राई का। ट्राई का हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 3 को हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे बच्चों? ट्राई। जैसे कि SO3 यानी कि सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सल्फर ट्राईऑक्साइड। N2O3, N2O3 डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। अभी अभी हम आगे आपको बता चुके हैं पहले कि 2 लगा हो तो बच्चों डाई पढ़ना है, 2 लगा हो तो डाई पढ़ेंगे, 3 लगा हो तो ट्राई पढ़ेंगे, और कुछ भी नहीं लगा हो तो मोनो पढ़ेंगे। यानी कि 1 अगर हो तो मोनो पढ़ेंगे, 2 लगा हो तो डाई पढ़ेंगे, और 3 लगा हो तो ट्राई पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करें बच्चों BCl3 है, BCl3 यानी कि बोरान ट्राईक्लोराइड, बोरान ट्राईक्लोराइड। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 4 नंबर जो है वो टेरा है। क्या है? टेट्रा है, टेट्रा। टेट्रा को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 4 को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे बच्चों? टेट्रा।
ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं CCl4, CCl4 इसका मतलब हुआ बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए नेक्स्ट पर ध्यान दें, SiF4, ठीक है, SiF4 यानी कि बच्चों सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट देखेंगे बच्चों N2O4। अब देखिए बच्चों N पर 2 आ गया ना, तो ये हो जाएगा डाई नाइट्रोजन। 2 डाई किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ 2 लगा हुआ है, ठीक है, और 2 को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं डाई, इसीलिए हम बोले डाई नाइट्रोजन। यहाँ 4 लगा है तो टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड यानी कि 4 जो है ऑक्साइड है ना, तो टेट्रा, 4 को तो हम 4 बोल नहीं सकते केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है 4 का मतलब होता है टेट्रा, ठीक है, इसलिए हम 4 की जगह पर टेट्रा बोल रहे हैं। टेट्रा क्या है भाई, ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड टेट्रा ऑक्साइड हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन 2 था, इसलिए हमने डाई नाइट्रोजन बोला कि भाई 2 नाइट्रोजन यानी डाई नाइट्रोजन। 4 ऑक्साइड, ठीक है, 4 ऑक्साइड यानी कि टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। बच्चों केमिस्ट्री में हम लोग 5 को जो है ना पेंटा पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में 5 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेंटा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए केमिस्ट्री में हम लोग 5 को क्या पढ़ेंगे बच्चों, पेंटा पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं PCl5, PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, क्लोराइड भाई बच्चों यहाँ पर 5 है, इसलिए पेंटाक्लोराइड बोला गया, ठीक है। दूसरा बात करेंगे बच्चों AsF5, AsF5 यानी कि बच्चों आर्सेनिक, AS मतलब आर्सेनिक, पेंटा मतलब 5 बच्चों, फ्लोराइड का मतलब F हो गया, ठीक है। आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, क्योंकि फ्लोराइड की जो संख्या है बच्चों यहाँ पर 5 है, ठीक है, इसलिए हमने पढ़ा क्या, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड। नेक्स्ट है बच्चों N2O5, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर N की जो संख्या है, नाइट्रोजन की जो संख्या है वो 2 है, इसलिए हमने डाई नाइट्रोजन पढ़ा, ठीक है। और O की जो संख्या है वो 5 है बच्चों, इसलिए हम लोग पेंटाऑक्साइड पढ़े, ठीक है। चलिए ध्यान दें, पुनः रिपीट कर रहे हैं, जिस बच्चे को PDF की आवश्यकता हो, जो बच्चा PDF लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर जो है आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप करें, हम आपको PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों 6, और 6 को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हेक्सा। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हेक्सा। 6 को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हेक्सा। जैसे कि एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे SF6, SF6 यानी कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। दूसरी की बात करेंगे बच्चों WCl6, WCl6 यानी टंगस्टन हेक्सा क्लोराइड, टंगस्टन हेक्सा क्लोराइड। जैसे कि बात करेंगे एग्जांपल में बच्चों MOF6, MOF6 यानी कि मोलिबडेनम हेक्सा फ्लोराइड, मोलिबडेनम हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है बच्चों। चलिए केमिस्ट्री में उसी प्रकार हम लोग 7 को पढ़ते हैं बच्चों हेप्टा, केमिस्ट्री में 7 को क्या पढ़ेंगे, हेप्टा। जैसे कि एग्जांपल में देखें बच्चों एग्जांपल में ध्यान दें ICl7, ठीक है, ICl7 यानी कि आयोडीन हेप्टाक्लोराइड, आयोडीन हेप्टाक्लोराइड। जैसे कि IF7, ठीक है, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। हेप्टा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 7 है, ठीक है, और 7 क्या है, फ्लोराइड है, इसलिए हम लोग बोलते हैं 7 फ्लोराइड, 7 फ्लोराइड। 7 को जो है ना बच्चों हम लोग केमिस्ट्री में हेप्टा बोलेंगे, केमिस्ट्री में 7 को क्या बोलेंगे, हेप्टा बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों ओक्टा, नेक्स्ट है बच्चों ओक्टा। केमिस्ट्री में हम लोग ओक्टा को पढ़ते हैं 8, क्या पढ़ेंगे बच्चों, 8,
ठीक है, चलिए इनका भी एग्जांपल देखते हैं। चलिए ध्यान दें, जैसे कि OSO8 लिखा हुआ है, OSO8 यानी कि आसमियम ऑक्टा ऑक्साइड। ऑक्टा ऑक्साइड इसलिए बोला गया क्योंकि ऑक्साइड की जो संख्या है ना वो 8 है। ठीक है, XeF8 यानी जेनॉन ऑक्टा फ्लोराइड। नेक्स्ट बात करेंगे RuF8 यानी कि रूथेनियम ऑक्टा फ्लोराइड। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, 9 को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं नोना। क्या पढ़ेंगे? नोना। 9 को केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे बच्चों? नोना। चलिए ध्यान दें, एग्जाम्पल देखिए, N4O9। अभी हम पहले आपको बता चुके हैं कि 4 को हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में टेट्रा। क्या पढ़ेंगे? टेट्रा। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है टेट्रा नाइट्रोजन नोना ऑक्साइड, यानी 9 गो ऑक्साइड है और 4 गो नाइट्रोजन है, इसलिए 4 नाइट्रोजन 9 ऑक्साइड। इस तरह से नहीं बोलना है, बोलना है टेट्रा नाइट्रोजन नोना ऑक्साइड। ठीक है, उसी प्रकार SF9 है, SF9 यानी कि सल्फर नोना फ्लोराइड। IF9 यानी कि आयोडीन नोना फ्लोराइड। उसी प्रकार बच्चों 10 को हम लोग पढ़ते हैं डेका। 10 को क्या पढ़ेंगे बच्चों? डेका। केमिस्ट्री में हम लोग 10 को पढ़ते हैं बच्चों डेका। ठीक है, चलिए इनका एग्जाम्पल पर ध्यान दें। 10 को क्या पढ़ेंगे? डेका। तो P4O10। तो बच्चों यहाँ पर जो है ना फास्फोरस जो है 4 है, फास्फोरस क्या है? 4 है, तो हम इसको टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में हमसे, तो पढ़ेंगे टेट्रा डेका ऑक्साइड। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ है H2F10 यानी सिल्फर डिसल्फर डेका फ्लोराइड। उसी प्रकार है AS4O10 आर्सेनिक डेका ऑक्साइड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं टेट्रा आर्सेनिक डेका ऑक्साइड। चलिए पुनः रिपीट करेंगे। जिस भी बच्चे को PDF की आवश्यकता हो, जिस भी बच्चे को लगे कि नहीं PDF लेना चाहिए, तो आप मुझे ये जो नंबर है जिस पे हम गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, परिधि बना रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप करें, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। बच्चों बार बार बोल रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है इस PDF का। तो आप जो है बेहिचक कॉल करें या व्हाट्सअप करें, PDF को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आपसे मुझे एक ही उम्मीद है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है। ठीक है, समझदार हैं, इससे आगे हम क्या बोल सकते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, याद रखने योग्य है, इसे याद रखें, ऑब्जेक्टिव के तौर पर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व एवं संकेत सहित। ठीक है, इसे याद रखना है बच्चों। केमिस्ट्री में जो है कुल तत्वों की संख्या जो है हमारा कितना है? 118 है सर जी। फट से जवाब देना है, तत्वों की संख्या 118। ठीक है, सबसे हल्का तत्व की बात करें बच्चों तो फट से जवाब देना है हाइड्रोजन। क्या जवाब देना है? हाइड्रोजन। प्राकृतिक तत्व जो है ना बच्चों वो मेरे 98 हैं। कितना है? 98 है। धातुओं की संख्या अगर पूछा जाए तो 93। ठीक है, प्राकृतिक तत्व 98, धातुओं की संख्या है 93। ठीक है, नोट करते चले। नेक्स्ट है बच्चों, अधातुओं की संख्या है हमारा 18। अधातुओं की संख्या 18, उपधातुओं की संख्या 7, उपधातुओं की संख्या बच्चों 7, और अधातुओं की संख्या बच्चों 18, अधातुओं की संख्या बच्चों 93।
प्राकृतिक तत्व बच्चों 98 यानी कि 98, ठीक है। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व क्या है बच्चों? ऑक्सीजन। सर्वाधिक तत्व उपलब्ध में अभी क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों सर्वाधिक उपलब्ध धातु, तो बात करेंगे एल्यूमिनियम का, और ये सभी के घरों में विराजमान है अभी भी, और पहले भी थे और अभी भी है, ठीक है। सर्वाधिक उपलब्ध धातु एल्यूमिनियम। सबसे हल्की धातु की बात करेंगे बच्चों तो वो है लिथियम। सबसे हल्की धातु की बात करें तो बच्चों वो क्या है? लिथियम। और सबसे भारी धातु की बात करें तो बच्चों वो है आस्मियम, ठीक है। सबसे भारी धातु की बात करें तो क्या? आस्मियम, ठीक है। द्रव अवस्था में धातु कौन सा है? पारा। द्रव अवस्था में धातु कौन सा है? पारा। द्रव किसे कहते हैं बच्चों? ये तो आप लोग को पता होगा। द्रव की जो है कोई आकार नहीं होती है बच्चों, याद रखें। जैसे कि तेल, मान लीजिए कि सरसों का तेल है, उसका कोई आकार नहीं होता, उसको ज़मीन में गिरा दीजिए तो ये इस तरह से कहीं भी बिखर जाएगा, ठीक है, तो उसका आकार नहीं होता है। पानी ये भी द्रव्य है, दूध यानी ये भी द्रव्य है, ठीक है। ढीलापन जो है समझ लीजिए वो द्रव्य है। चलिए द्रव अवस्था में अधातु की बात करें तो बच्चों ब्रोमीन होता है। द्रव अवस्था में अधातु की बात करें तो क्या बच्चों? ब्रोमीन। सर जी क्या बोलेंगे? ब्रोमीन। विद्युत के अच्छे सुचालक कौन होते हैं? विद्युत के अच्छे सुचालक हैं हमारे चांदी है, तांबा है सर जी, और एल्युमिनियम भी है सर जी, ठीक है। क्या क्या है बच्चों? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है। विद्युत का सुचालक और धातु क्या है? विद्युत का सुचालक और धातु क्या है? ग्रेफाइड है। ग्रेफाइड है कार्बन का रूप है बच्चों, ग्रेफाइड है कार्बन का रूप है। और ये ग्रेफाइड जो है ना, आपको पेंसिल देखे होंगे, ठीक है। क्या बच्चों बोले? पेंसिल देखे होंगे, रेड पेंसिल जिसको बोलते हैं, उस बीच में जो नोखनी होती है ना, वो ग्रेफाइट की होती है। क्लियर? ठीक है। चलिए हड्डियों एवं दांतों का निर्माण इनसे होता है? कैल्शियम से होता है। कैल्शियम अगर घटता है तो बच्चों कितने को ठेनों में दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, कैल्शियम की वजह से। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कैल्शियम। सबसे क्रियाशील धातु बच्चों सीजियम। सबसे क्रियाशील धातु सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु बच्चों बोलेंगे फ्लोरीन सर जी। सबसे क्रियाशील अधातु बच्चों फ्लोरीन, ठीक है। चलिए दोबारा रिपीट करेंगे। जिस भी बच्चे को पीडीएफ की ज़रूरत हो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करें, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। बार बार बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ठीक है। और आप मेरा थोड़ा सा मदद कर दीजिए, इसके बदले में थोड़ा सा मदद क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे बच्चों। कार्बन के मुख्यतः कितने अपरूप होते हैं? फट से जवाब देना है। 2। कितने? 2। तो कौन कौन सा? हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के मुख्यतः कितने अपरूप होते हैं? तो फट से जवाब देना है सर जी 2, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? फट से जवाब देंगे बच्चों हीरा। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है बच्चों? तो फट से जवाब देंगे हीरा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। कितना होता है बच्चों? 2.42, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, ठीक है। चलिए अन्य तथ्य को जान लें। हीरा विद्युत का कुचालक होता है बच्चों, याद रखना है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है बच्चों? मुलायम होता है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है बच्चों। हीरा विद्युत का कुचालक, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट जो है ना बच्चों अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, याद रखें, ऑब्जेक्टिव के तौर पर बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होते हैं। आयोडीन जो है वो भी अधातु है बच्चों, पर लेकिन वो जो है ना धातुओं की तरह चमकते हैं, ठीक है। वो धातु होते हुए भी चमकदार होते हैं।
आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों। तो आइए बच्चों, अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं, कुछ देखते हैं अभ्यास प्रश्न करके कि कितने को कितने आया। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन बताइए हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। तो ऑप्शन बोलेंगे तांबा, सोना, पोटेशियम, लोहा। ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील है। तो बच्चों, हम आप लोगों को पहला जो लेक्चर लिए थे बेसिक का, उनमें हम बताए थे 16 को धातु का नाम दिए थे, और उसमें बताए थे जो सबसे ऊपर है बच्चों वो सबसे जो है ना अधिक क्रियाशील होते हैं। जो सबसे ऊपर हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। और पोटेशियम जो है ये हमारा दूसरा नंबर पे था, इसलिए पोटेशियम हमारा सबसे अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, निम्न में से कौन जल से अभिक्रिया नहीं करेगा बच्चों? ध्यान दें, सोडियम, कैल्शियम, तांबा, पोटेशियम। हाइड्रोजन, हम ये भी बताए थे, हाइड्रोजन के नीचे वाली जितनी भी तत्व है बच्चों वो मेरा जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। और मुझे मालूम है सोडियम हाइड्रोजन के ऊपर था, कैल्शियम भी हाइड्रोजन से ऊपर है, और पोटेशियम भी हाइड्रोजन से ऊपर है। हमारा राइट आंसर तांबा होगा, कॉपर होगा, जो कि पानी के साथ जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा धातु जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर सकता है? जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर सकता है। कौन सा धातु जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर सकता है? विस्थापित करने का मतलब हुआ बच्चों हटाना। ठीक है, विस्थापित करने का मतलब होता है हटा के दूसरा जगह लेना। जैसे बात करेंगे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, इसमें राइट आंसर बच्चों बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, लोहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, एल्यूमिनियम किसे विस्थापित कर सकता है? एल्यूमिनियम किसे विस्थापित कर सकता है? तो मेरा इसमें भी पहला नंबर आंसर जिंक होगा, क्योंकि जिंक के बाद जो है ना बच्चों एल्यूमिनियम आता है। आप लोग देखे होंगे 16 धातुओं का नाम बताए थे, और उसमें हम लिखे भी थे कि ऊपर वाला जो धातु है वो नीचे वाले को हटा सकता है, पर नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है। और मुझे मालूम है कि एल्युमिनियम किसे विस्थापित कर सकता है? तो जिंक को कर सकता है, क्योंकि जिंक से ऊपर मेरा एल्युमिनियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्न में कौन सा धातु FeSO4 से, ठीक है, FeSO4 से Fe को विस्थापित कर सकता है? यानी कहने का मतलब हो गया कि Fe का मतलब होता है बच्चों लोहा। ठीक है, क्या होता है? लोहा। कह रहा है कि FeSO4 से Fe को कौन हटा सकता है? कौन हटा देगा? तो भैया Zn हटा देगा, जिंक हटा देगा, क्योंकि जिंक जो है लोहा से ऊपर है। ठीक है, अधिक क्रियाशील है ना, क्रियाशीलता जो है इनकी लोहा से Zn का जस्ता का अधिक है, इसलिए जिंक जो है लोहे को हटाकर अपनी जगह ले लेगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन से ऊपर है क्रियाशीलता श्रेणी में? चलिए इसमें से हमें बताना है कि हाइड्रोजन से जो है ना बच्चों ऊपर कौन कौन है। और हम लोगों को पता है कि सोना, चांदी और तांबा, ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन से नीचे है। और हम आपको ये भी बताए थे कि हाइड्रोजन से नीचे वाली जो तत्व है बच्चों वो सभी का सभी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो तांबा, चांदी, सोना, ये तीनों तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो ये हाइड्रोजन से नीचे है। और जिंक हमारा जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर हमारा जिंक है। ठीक है, चलिए कौन सा धातु पानी से तीव्र अभिक्रिया करता है बच्चों? कौन सा धातु पानी से तीव्र अभिक्रिया करेगा? ठीक है, तो बताना है एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कॉपर
और लेड, ठीक है, सॉरी प्लेटलेट, ठीक है, सॉरी लेड ही होगा। तो बच्चों इनमें जो है ऑप्शन जो है, ये तो एल्युमिनियम तो भाई जल के साथ अभिक्रिया करेगा नहीं, कॉपर तो जल के साथ भी ये भी अभिक्रिया करेगा नहीं, पी भी ये भी नहीं करेगा, लेकिन मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा, पोटेशियम। पोटेशियम यानी के जल के साथ बहुत ही जल्दी से यानी तीव्र से अभिक्रिया करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से किस धातु का उपयोग अन्य धातुओं को उनके लवणों से हटाने में नहीं किया जा सकता है? निम्न में से किस धातु का उपयोग अन्य धातुओं को उनके लवणों से हटाने में नहीं किया जा सकता है? ठीक है, कौन सी धातु है ये बताना है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। तो फट से जवाब देंगे बच्चों चांदी, ठीक है, फट से जवाब देंगे चांदी। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किस धातु का जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है? किस धातु का जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है? सोडियम है, ठीक है, कैल्शियम है, कॉपर है, पोटेशियम है। तो फट से जवाब देना बच्चों, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, कॉपर। कॉपर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन धातु हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न नहीं करता जब ठंडे जल में डाला जाता है? फट से जवाब देंगे बच्चों इसमें एजी यानी कि चांदी, ठीक है। टाइम बहुत हो रहा है बच्चों, टाइम अधिक हो गया है, वीडियो लॉन्ग बन रहा है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड खींचेंगे, ठीक है। CuSO4, CuSO4 घोल में जिंक की पट्टी डालने पर क्या होगा? जिंक की पट्टी डालने पर क्या होगा? तो फट से जवाब देंगे जिंक सल्फेट बनेगा और तांबा मुक्त होगा। जिंक सल्फेट बनेगा और तांबा मुक्त होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सोडियम और जल की अभिक्रिया, सोडियम और जल की अभिक्रिया में उत्पन्न गैस होता है? तो फट से जवाब देंगे बच्चों हाइड्रोजन। क्या जवाब देंगे? हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में कौन धातु कम क्रियाशील है? कम क्रियाशील है, जो सबसे नीचे होगा वो कम क्रियाशील होगा, याद रखना है। 16 को हमने तत्व बताए थे, 16 तत्वों में से जो सबसे नीचे होगा बच्चों वो संख्या में क्रमांक में, तो वो सबसे कम क्रियाशील होगा। चलिए बच्चों लोहा है, एल्यूमिनियम है, एक मिनट, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु कम क्रियाशील है? निम्न में से कौन सा धातु कम क्रियाशील है? तो बच्चों हम लोग पहली क्लास में किए थे, 16 तत्वों का नाम लिखे थे और उसमें देखे थे कि जो सबसे जिसका क्रमांक जो है अधिक है, जिसका क्रमांक अधिक है वो सबसे कम क्रियाशील होता है। तो ठीक है, इसमें देखिए बहुत है, Fe है, Al है, Au है, Mg है, ये तीनों का तीनों तो ऊपर ही रह गया। Au हमारा सबसे कम क्रियाशील धातु होगा क्योंकि इसका क्रमांक संख्या जो है बहुत ही अधिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? तो फट से जवाब देंगे बच्चों Au। क्या जवाब देंगे? Au। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे कौन है? धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे कौन है? तो फट से जवाब देंगे बच्चों प्लेटिनम। सबसे नीचे कौन है? प्लेटिनम। ये 16वां नंबर पे आता है बच्चों, आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा होगा, पहला लेक्चर में देखे होंगे, ठीक है। और जो भी पहला लेक्चर को नहीं देखे हैं बच्चों, उसको जो है ना इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग पहला लेक्चर को कवर कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं।
ठीक है। केमिस्ट्री अगर अच्छी तरह से समझना है, सीखना है, तो ये दोनों जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बोर्ड एग्जाम में जो है ना आपको अंक दिलाने में बहुत मदद करने वाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? निम्न में से कौन सा युग्म सही है ये बताना है। तो कौन सा युग्म सही है? तो बोलेंगे Al ग्रेटर देन Zn। एल्युमिनियम जो है वो जिंक से क्या है बच्चों? बड़ा है, अधिक क्रियाशील है ना। जिंक से एल्युमिनियम क्या है? अधिक क्रियाशील है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहा है सोडियम क्या पोटेशियम से अधिक क्रियाशील है? तो नहीं, ये गलत है भैया। यहाँ देखिए बता रहा है जस्ता जो है क्या लोहे से अधिक क्रियाशील है? नहीं। यहाँ देखिए बता रहा है Fe से बड़ा है Al, नहीं। लोहा जो है क्या एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील है? नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है Zn से अधिक क्रियाशील है, ये सही है, बड़ा भी है। Zn से एल्युमिनियम क्या है? बड़ा है। ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट, निम्न धातु में से कौन सबसे कम सक्रिय है? सबसे कम सक्रिय है। ठीक है। तो बच्चों जो ज़्यादा नंबर पे होगा वो कम सक्रिय होगा, ये हम बात बार बार बता रहे हैं, और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आगे भी कर चुके हैं। पोटेशियम तो होगा नहीं क्योंकि ये दूसरा नंबर पे है, कैल्शियम होगा नहीं, जिंक होगा नहीं, है सोना होगा। सोना इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कम सक्रिय है। बच्चों जिस भी किसी को पीडीएफ की आवश्यकता हो, आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु। हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु को बताना है बच्चों। FeCuAg, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। CuHgAg ये भी नहीं होगा। Cu तो होगा पर Hg नहीं होगा, Ag होगा, ये भी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, सॉरी पारा, हाँ पारा होगा, पारा होगा, पारा होगा। ये H से जो है ना बच्चों नीचे है, सभी का सभी नीचे है। ठीक है, ये सभी जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, ध्यान रखें। CuHgAg ये H से जो है ना, हाइड्रोजन से जो है ना नीचे है बच्चों। ठीक है, इसमें देखिए एल्यूमिनियम तो नीचे नहीं है, Zn भी नीचे नहीं है, Sn भी ये नहीं है, ये सब नहीं हो सकता, ये सब जो है नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो ये पक्का होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब हाइड्रोजन के नीचे हैं, और ये तीनों जो है बच्चों जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसमें है कॉपर, है कॉपर को हम लोग संकेत देते हैं Cu। Hg यानी कि पारा, मरकरी, ये भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। Ag यानी कि चांदी, ये भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। और ये सभी के सभी तत्व जो हैं हमारे हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, जिंक धातु किसे विस्थापित नहीं कर सकता है? जिंक धातु किसे विस्थापित नहीं कर सकता है, यानी कि हटा नहीं सकता है। जिंक जो है जस्ता जो है किसे नहीं हटा सकता है बच्चों? जो जिंक से ऊपर होगा उसे वो बिल्कुल नहीं हटा सकता है, और बोलेंगे इसका जो है लोहा जो है, लोहे को ये जिंक नहीं हटा सकता है बच्चों। ठीक है, कौन सी धातु जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करेगी? तो फट से जवाब देंगे बच्चों पोटेशियम। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग आगे कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन एक विस्थापन अभिक्रिया है, ये बताना है बच्चों। ठीक है, चलिए विस्थापन यानी कि एक दूसरे को हटाकर खुद का अपना जगह लेना, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे बच्चों। ठीक है, NaOH + HCl, NaCl, NaClH2O, ये ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों इसमें करेक्ट है। ठीक है, Zn + H2SO4 यानी कि ZnSO4 + H2। ठीक है, चलिए टाइम आज बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देर सही, लेकिन पूरा कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, चलिए FeCuSO4, FeCuSO4, FeSO4 + Cu इस अभिक्रिया में कौन हटा रहा है? बच्चों ध्यान दें, इसमें बोला जा रहा है Fe + CuSO4 जो है
FeSO4 प्लस Cu इस अभिक्रिया में कौन हटा रहा है बच्चों, ये ध्यान देना है। चलिए ध्यान दें कि यहाँ देखिए, यहाँ पर है Fe, यहाँ पर क्या है बच्चों Fe, और यहाँ क्या है CuSO4 है ना, यहाँ पर CuSO4 है, लेकिन यहाँ क्या हो गया बच्चों FeSO4, यानी कि Fe जो है ना Cu को मार भगा रहा है, हटा रहा है, हटा के ये खुद अपना जगह ले रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इज ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? तो बच्चों फट से जवाब देंगे, जो है ना जिसका कम क्रमांक होगा बच्चों, वो जो 16 तत्व हम लोग लिखे थे उसमें जो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे नीचे होगा, अधिक पूछ रहा है ना, अधिक सक्रिय ना, तो जो सबसे ऊपर होगा ना बच्चों वो सबसे अधिक सक्रिय होगा। तो देखते हैं क्या क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है। तो बच्चों पोटेशियम जो है ये हमारा उस सोलो चार्ट मतलब कि टेबल में सबसे ऊपर था, यानी कि पोटेशियम जो है ये हमारा सबसे अधिक सक्रिय धातु है। ठीक है, और सबसे कम सक्रिय धातु बोलेंगे तो बच्चों सबसे कम सक्रिय धातु जो है यही है हमारा Pt, जो कि 16वां नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें बच्चों, हाइड्रोजन से ऊपर कौन सा धातु नहीं आता? हाइड्रोजन से ऊपर कौन सा धातु नहीं आता ये बताना है, वही प्रश्न है बच्चों। इसके आगे पहले हम लोग कर चुके थे, हाइड्रोजन के नीचे कौन सी धातु आते हैं, तो वो था, यहाँ पर घुमा के थोड़ा पूछा गया है, हाइड्रोजन से ऊपर कौन सा धातु नहीं आता है, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा धातु नहीं आता ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों हाइड्रोजन से ऊपर तो है हमारा सोडियम भी हाइड्रोजन से ऊपर है, मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन से ऊपर है, एल्युमिनियम भी हाइड्रोजन से ऊपर है, Au जो है यही हमारा हाइड्रोजन से ऊपर नहीं है, ये नीचे है, और ये जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कौन सी धातु जलवाष्प से अभिक्रिया करती है पर ठंडे जल से नहीं? चलिए कौन सी धातु जलवाष्प से अभिक्रिया करती है पर ठंडे जल से नहीं? तो फट से जवाब देंगे बच्चों लोहा, फट से जवाब देंगे लोहा। और भी है बच्चों इनमें, लेकिन ऑप्शन में लोहा अगर दे रखा है तो लोहा होगा। Zn भी होता है बच्चों, Zn भी जो है जलवाष्प से अभिक्रिया करती है पर ठंडे जल से नहीं करती, यानी कि जिंक। ठीक है, तो बच्चों पुनः रिपीट करेंगे, जिस भी बच्चे को PDF की आवश्यकता हो, जिस भी बच्चे को लगे कि नहीं ये PDF हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, तो वो ये जो हमारे दिए हुए नंबर है इस पर आप कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें, आपको PDF बिल्कुल प्रोवाइड की जाएगी, वो भी मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। तो अविलंब आप लोग फ़ोन उठाएं और व्हाट्सअप करें या फिर कॉल करें, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों अगर आप केमिस्ट्री में सचमुच अगर केमिस्ट्री को आप लोग आसान बनाना चाहते हैं तो ये दोनों लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देखें और समझें और इसका नोट्स भी साथ साथ बनाएं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो यानी पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।